ये जो जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये इमरान खान का एक आस्थाना है। सॉरी यू हैव टू वेट बट बहुत ज़्यादा रश था। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने वालों की हालत इस बूथ बंगले से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल इलेक्शन के हवाले से। इस्लामाबाद में मैं पार्लिमान के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। लोगों का ख्याल है कि इस्लामाबाद के अंदर से सारा मुल्क चलाया जाता है। ख्याल कोई गलत भी नहीं है। यहाँ पर तमाम ताकतवर इदारे मौजूद हैं। यहाँ पर पार्लिमान मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, यहाँ पर ISI मौजूद है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन मौजूद है, यहाँ पर सेनेट मौजूद है, यहाँ पर सदर मौजूद है, यहाँ पर PM हाउस मौजूद है, यहाँ पर तमाम सूबों के मुख्तलिफ हाउसेस मौजूद हैं जिसके अंदर उनके MPs आके ठहरते हैं। ये पूरा का पूरा निज़ाम है जो ज़ाहरन मुल्क चलाता है। लेकिन इस्लामाबाद की हालत ज़ार के बारे में आपको बताएंगे। सियासी तौर पर ये एक यतीम किस्म का शहर है और जैसे अमूमन मुआशरे में यतीमों को ठुड्डे लगते हैं, ऐसे इस शहर के मकीनों को भी ठुड्डे लगते रहते हैं। यहाँ पर धरने होते हैं, यहाँ पर हंगामे होते हैं, यहाँ पर कंटेनर नज़र आते हैं। और आपको ये जान के हैरत होगी इस प्रोग्राम के अंदर जब आप सुनेंगे यहाँ के नुमाइंदगान के ज़रिए, मुमकिन नुमाइंदगान के ज़रिए इस शहर की विफ्ता कि वो तमाम मसाइल जो आपके ख्याल के मुताबिक इस्लामाबाद में नहीं है यहाँ पर मौजूद हैं। बताते चलें कि इस शहर के अंदर जो ख़वातीन के वोटों की निस्बत है मर्दों के वोटों की निस्बत से वो कौमी औसत से तकरीबन 2% कम है। यहाँ पर 47 कुछ फ़ीसद ख़वातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान भर में 48.75 के करीब ख़वातीन वोटर्स की निस्बत है, मेल वोटर्स की निस्बत। तो जो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद बड़ा इमेंसिपेटेड शहर है, अगर आप ख़वातीन वोटर्स की रजिस्टर्ड तादाद देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी दुरुस्त नहीं है। आइए हम आपको लिया चलते हैं तारिक फजल चौधरी के यहाँ। PMLN के बड़े ये सरकर्दा लीडर हैं। इनके यहाँ पर आकर मरीम नवाज़ भी ठहरती हैं जब सियासी नशिस्त होती है, नवाज शरीफ साहब भी ठहरते हैं जब सियासी नशिस्त होती है। इनसे पूछते हैं कि ये अपने प्रॉस्पेक्ट्स कैसे देखते हैं और ये शहर है जो ज़ाहरन ताकतवर है लेकिन असल में यतीमों का सा सलूक करता है अपने मकीनों के साथ, इसकी हालत असल में है क्या? तो डॉक्टर साहब, इस मरता तो हालात बेहतर हैं आपके काफ़ी? जी, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लामाबाद में अभी जो 21 अक्टूबर को जलसा हुआ है लाहौर में, उसमें तलत साहब जो मूवमेंट हुई है अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन इस्लामाबाद से आउटसाइड इस्लामाबाद कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम हो तो वो मैंने कभी नहीं देखी। एंड इट वाज़ अ सरप्राइज़ कि लोग जो हैं वो मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का था कि महंगाई और इश्यूज़ लोगों के प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके बावजूद मैं लोगों में बड़ी मोटिवेशन हैरानी मुझे भी है। वैसे इस्लामाबाद वालों के लिए किया क्या है जो इस्लामाबाद वाले लाहौर चले गए हैं? नहीं, इस्लामाबाद की मतलब आप शहर को आप देखें, ना कोई कूड़ा उठाते हैं, ना सड़कें बनी हुई हैं, बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, स्मॉल रोड्स तबाहकुन है। तो पता नहीं लोग क्यों गए हैं। वैसे इस्लामाबाद में शहर की हालत तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर है। इश्यूज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन इस्लामाबाद का मसाइल हैं वो इस्लामाबाद को रूरल एरिया में है। आपके हलकों में वैसे यूसीज की तादाद जो है रूरल एरियाज़ की ज़्यादा है? जी, ज़्यादा है। और जो काम वहाँ पे होता है वो हमारा इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है। और क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और रूरल एरिया का सबसे बड़ा जो एक और इशू है वो ये है कि जितनी भी इस्लामाबाद के अंदर माइग्रेशन होती है, और ख़ास तौर पे पिछले 8-10 सालों में जितने पाकिस्तान भर से लोग कैपिटल में आए हैं, वो उनमें से 80% इस्लामाबाद के रूरल एरिया में सेटल हो रहे हैं। तो वो आबादियाँ जो हैं वो भी फैल रही हैं, उसके साथ उनके मसाइल भी फैल रहे हैं। अच्छा, लोगों का जो तस्वर है इस्लामाबाद के बारे में वही है जो सेंट्रल इस्लामाबाद में हम उनको धरनों में दिखाते हैं या अदलिया के फैसलों में दिखाते हैं या पार्लियामेंट की मीटिंग्स के अंदर दिखाते हैं। उनका ख्याल है कि यही इस्लामाबाद है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक आ रही है, अंडर पासेस, ओवर पासेस, बड़ी सड़कें बनी हैं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना, उनको शायद पता नहीं है कि इस्लामाबाद असल में रूरल इस्लामाबाद है। जो हमारा पिछले दौर हुकूमत में था जिसमें मैं ख़ुद वज़ीर था, तो आपको सिर्फ मैं एक फ़िगर दे देता हूँ कि इस्लामाबाद के 160 देहात को सुई गैस उस दौर में हमने दी थी। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे क्या हालात होंगे। और सुई गैस दी कि सिर्फ पाइप दिए थे? सुई गैस तो है ही नहीं। वो तो ज़ाहिर है सारे मुल्क के साथ ही चल रहा है। मतलब सुई गैस पूरे पाकिस्तान में आती है, खाली पाइप नहीं नहीं। अब अच्छा है, वैसे कभी कभी लोड शेडिंग होती है, खाली पाइप में देख के बंदा खुश हो जाता है, उसका गैस आ जाए। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, अगर मैंने इस्लामाबाद में आएगी तो रूरल एरिया में भी आ जाएगी।
इस मरतबा से क्या इश्यूज है जब आप मूव अराउंड करते हैं आप पिछले 5 सालों में? देखिए ये तो तरजीहात नहीं है, बल्कि तलत साहब ये तो बुनियादी ज़रूरत है ना। अब आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आपको जो रोड आपके घर तक जा रही है, बारिश होती है, आप वहाँ चल ना सकें, और सुई गैस का जैसे मैंने बताया, बिजली के इशूज़, ये तो देही इलाके के मसाइल तो हैं और काफ़ी हद तक हल भी हुए हैं, फिर भी मैं कहूँ आबादी बढ़ने की वजह से मौजूद है। शहरी सेक्टर्स के अंदर भी पानी अवेलेबल नहीं है जी, वहाँ पे मसाइल है। इस्लामाबाद का ओवरऑल पानी का बहुत बड़ा इशू है। अब इस्लामाबाद का जो सेक्टर एरिया है, इसमें जो हमारी पीछे अभी 16 माह की गवर्नमेंट रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड काम हुए हैं। आपने देखा होगा कि हमारी खैर वो अब एविडेंट है, IGP रोड हमारी बनी है, एक्सप्रेस वे हमारी सारी एक्सपेंड हो रही है, ये सारे अरबों के मंसूबे हैं। हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर एक है जिसके बंदर की तनख्वाहें नहीं देते, हॉस्पिटल इस्लामाबाद में जो कूड़ा उठाने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे मतलब इंसिनरेटर्स मौजूद नहीं है। कूड़ा उठाने के लिए तलत साहब हमने अभी जो हमारा यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो हमने तकरीबन इस्लामाबाद के सिटी और रूरल एरिया के लिए इसको आउटसोर्स किया है। ठीक, ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, आउटसोर्स किया है, और एक इंटरनेशनल टेंडर अभी गया हुआ है, वो इंशाल्लाह ताला हम टर्क्स को दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम टर्क्स के पास ये था ना, अल-बैराक ने किया था, लाहौर वाला जो था, लाहौर उनके पास था, लेकिन अभी वो जो इंटरनेशनल टेंडर हमने दिया हुआ है इस्लामाबाद का, वो अभी जब खुलेगा तो पता लगेगा कि कौन वो बिड जो है विन करता है। लेकिन वो हमने फैसला यही किया है कि जितनी बड़ी इस्लामाबाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कलेक्शन की ज़रूरत है, उतने हमारे पास सीडी के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इशू नंबर 1 जब आप वोटर के पास अब जाते हैं वो क्या है? इशू नंबर 1 इस वक्त तो महंगाई है। व्हेन यू गो टू वोटर वो क्या कहते हैं आपको? इस्लामाबाद महंगाई कम करें। इस्लामाबाद का जो रूरल एरिया है उसमें तो ये 3-4 जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो हमारी प्रायोरिटी है। उसमें नंबर 1 क्या है? नंबर 1 उसमें नंबर 1 पानी। ठीक। उसके बाद जनाब आपकी एक्सेस रोड जो है उनकी कमी, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये चीज़ें जो है हमारे इस्लामाबाद रूरल एरिया में आज भी टॉप प्रायोरिटी पे है, लोगों को जो है मसाइल मौजूद हैं। तो अब आप 2 सीटों से लड़ रहे हैं? जो क़यादत फैसला करेगी इंशाल्लाह, देखें। आप जो कहेंगे उन्हें वही फैसला करना है, आपको इनकार तो नहीं करना। सारी क़यादत यहाँ में बैठ के जो है वो नहीं, ये तो मीटिंग्स आप करवा रहे हो, पार्टी का सेक्रेटेरिएट है, लेकिन ना। देखिए तरह साहब बात यह है कि हमें, और तो तीसरा बंदा कौन होगा अगर तीसरा कोई आया? तो कुछ लोगों ने अप्लाई तो किए हुए हैं। हाँ, देखें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा कैंडिडेट दें। लेकिन आपकी वैसे ख्वाहिश अपनी है कि 2 सीटों से लड़ें आप? ख्याल तो यही है। ठीक, ख्याल तो यही है, आगे देखें क्या होता है इंशाल्लाह। लेकिन एक इशू वो भी इस्लामाबाद का हमने देखा है कि जो मुकामी रिप्रेजेंटेशन है लोकल बॉडीज़ का, वो हमेशा इस्लामाबाद के अंदर फारग रहा है। मेयर लगता भी है तो मियाँ साहब जो है, जिन्होंने मियाँ साहब का घर बनाया हो तो उसको मेयर लगा देते हैं। वो एक अजीब व गरीब किस्म का इस्लामाबाद में जो, और उसके बाद फिर ना लोकल बॉडीज़ हैं, फिर सारा CDA के पास चला जाता है, CDA रूरल एरिया को देखता नहीं है, एक घड़मस मचा हुआ है। इसको भी किसी ने ठीक करना है कि नहीं? नहीं, ये इंशाल्लाह ताला हमारा बिल्कुल पक्का इरादा है कि ये तमाम जो इस तरह के टेक्निकल इशूज़ हैं और जो आप ये कहें कि इलाके अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इवन अगर सेक्टर एरिया भी हैं तो कुछ सेक्टर्स भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं, रूरल एरिया की बात मैं तफसील से कर चुका हूँ। इस तफरीक को ख़त्म करके एक ऐसा निज़ाम हो कि जिसमें लोगों को वाकई फ़ायदा और लगे कि ये कैपिटल है। अब देखें इस्लामाबाद में जो तजर्बात हुए हैं ना, अब मैं जब वज़ीर था तो मेरे पास जो महकमा था वो था कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। उसमें इस्लामाबाद के तमाम तालीमी निज़ाम, इस्लामाबाद का तमाम हमारा सेहत का निज़ाम, CDA, ये सारे अंडर वन अम्ब्रेला थे हमारे, और उसके साथ कई अटैच डिपार्टमेंट थे। अब जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई 2018 में, तो ये सारे इस्लामाबाद के महकमे इस वक्त 6 वजारतों को तकसीम कर दिए गए हैं, 6 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो इस्लामाबाद के डिपार्टमेंट्स देख रही हैं। तो ज़ाहिर है उनमें कोई आपस में हमांगी नहीं है, कोई आपस में यकसुई नहीं है, पता ही नहीं है एक वजारत को दूसरी वजारत क्या कर रही है। अब जैसे हॉस्पिटल की आपने बात की, तो हमारा पेम्स इस वक्त जो हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ पर सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं बल्कि पेशावर से लेकर जेलम और आज़ाद कश्मीर तक के लोग आ रहे होते हैं। इस्लामाबाद के लोकल मरीज़ वहाँ पे कम है, अगर डेटा मैं देखता हूँ वहाँ पे। लेकिन होना ये चाहिए था कि पिछले तकरीबन 40 साल हो गए हैं पेम्स को बने हुए, 3 और अस्पताल बनने चाहिए थे इसी तरह के, तब आप उस आबादी को या उस लोड को जो इस वक्त पेम्स में मौजूद है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। शायद बेसिक हेल्थ यूनिट्स को आपको बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि हॉस्पिटल्स का रश कम हो, लेकिन हम वो डिबेट कर सकते हैं। बाकी एक बात जो आपने की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, ये चूँकि इस्लामाबाद में पहली दफ़ा बना, इससे पहले इस्लामाबाद में 70s में, 80s में, इवन 90s में भी जो इलेक्शन हुए हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद के रूरल एरिया में बल्दियात का इलेक्शन होता था, सिटी में कभी भी नहीं हुआ। तो इस तरह की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पहली दफ़ा बनी, हमारे इस्लामाबाद से पहले मेयर मुस्लिम लीग नून के बने।
लेकिन उस इदारे को भी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारी पावर जो है वो CDA के पास है, मेयर के पास होनी चाहिए। पावर स्ट्रगल के अंदर ही आधा काम जो है वो रुका हुआ है। दो बातें बिल्कुल आखिर में, एक तो धरनों का तो बंदोबस्त करें, मतलब इस्लामाबाद अजाब आया होता है, आप जब अपोजिशन में होते हैं तो आप उस तरह के धरने तो खैर नहीं करते, लेकिन करते हैं आप। जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, कोई फैज़ाबाद ब्लॉक कर देता है, कंटेनर लगे हुए होते हैं, यानी दुनिया के किस कैपिटल के अंदर ये सारे काम होते हैं, इस पर कोई जगह नहीं मुख्तस की जा सकती? देखें, कंटेनर्स की जो बात है सर, वो तो काफ़ी हद तक अब हल हो चुकी है। उसकी वजह ये है नहीं, आपके पार्लियामेंट के सामने इतने कंटेनर लगे हुए, कमाल। ये नहीं, लोगों की रिप्रेजेंटेशन वाला जो इदारा है उसके सामने आपने खारदार तारे लगाई हुई हैं, वहाँ पे अपने कंटेनर, ये अपने आप को आपने बंद किया हुआ। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो रेड जोन की, और ख़ास तौर पे यहाँ पे चूँकि हमारी तमाम जो है वो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसीज़ हैं, सारी दुनिया में होता है, आप सारी दुनिया में घूमे हुए हैं। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, आप जानते हैं। आपने गेट लगा दिए हैं, आप पहले आप जो है उधर से जाते थे। ये मैं कह रहा था कि अब कंटेनर से जान इसलिए छूट गई है कि एक हिफाजती दीवार जो है वो, कौन सी हिफाजत, किसके लिए हिफाजती दीवार? ये आवाम के नुमाइंदगान को खुद महफूज होना है दरवाज़ों के पीछे, ताकि आवाम की नुमाइंदगी कर सकें। ये कौमी असम्बली के लिए नहीं है, चूँकि कौमी असम्बली जो है वो रेड जोन, और रेड जोन से बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको पता है कि जो एम्बेसीज होती हैं, जहाँ सारे हमारे सफ़ीर हैं, तमाम बैनुल अक़वामी, लेकिन गेट आपको हटवाने होंगे, ये वैसे कोई तरीका नहीं है दुनिया में किसी कैपिटल के अंदर आप गेट लगा के पार्लियामेंटेरियंस को और रेड जोन को अलग नहीं। आप मेरा ख्याल है कभी उस तरफ जाएं, जाते हुए भी देखें, जो पार्लियामेंट को जो रास्ता जनाब गुजर के हैं ताई तो दस रहे हैं जनाब, वो तो रास्ता खुला हुआ है। खुला तो गेट तो लगे हुए हैं ना, कभी भी आप बंद कर सकते हैं। नहीं, चलें, इसकी सिक्योरिटी का या सर्वेलेंस का जो मैकेनिज्म है, और वो बेहतर बना लें। पार्लियामेंट के आगे से तो कंटेनमेंट है, खुदा का वास्ते बेहतर हो सकता है। ये कर सकते हैं ना आप, ये बतौर, अब आपने अगर जीत जाते हैं तो आपने करना, ये इंशाल्लाह ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं, ये कंसर्न बड़ा जायज़ है। और आखिर में एक और, इतने बंदे पकड़े जाते हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद का अपना जेल भी नहीं है, जो बंदे पकड़े थे जेल तो बनाओ कम से कम अपना, कि नहीं? मेरा ख्याल है अस्पतालों पे ज़्यादा तो मैं वैसे कह रहा हूँ, जितने बंदे आपने पकड़े हैं वैसे इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद की, वैसे आप इतला के लिए इस्लामाबाद की जेल बन रही है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरा ख्याल है अनदर 6-8 मंथ्स शायद तैयार वसी होगी ना, उसमें जगह तो काफ़ी होनी चाहिए, है इंशाल्लाह, बेफिक्र। ये तो हो गया इस्लामाबाद का एक हिस्सा और उसकी रुदाद। आइए हम अंजुम अकील ख़ान की तरफ चलते हैं। वो भी अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ताड़ रहे हैं नून लीग के अंदर, और समझते हैं कि तीसरी सीट पर उनको टिकट मिल जाएगा, और टिकट लेकर वो यहाँ पर क्या करेंगे उनसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर शहर के हालात जो हैं मज़ाफ़ात के एरिया में, बिलखसूस जहाँ पर उनकी यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं देही इलाकों के, जिनके उनके ख्याल के मुताबिक जिनमें उनकी बड़ी पहुँच है, उनकी तादाद ज़्यादा है। तो अंजुम अकील ख़ान क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? अच्छा जी, तो पक्का टिकट इसमें था आपको? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो पार्टी इदारे बता दिया होगा। हल्का आपका जो है वो मेरा हल्का शुरू से यही था, यही पहले इस्लामाबाद के 2 हल्के थे, उस वक्त मैं G7 तक जाता था। ठीक है। अब मेरे 3 हल्के हो गए इस्लामाबाद के, लेकिन आप तो एक ही में फोकस है। मैं एक में फोकस कर रहा हूँ। तो ये इसमें देही और शहरी का क्या रेशियो है? तकरीबन 70% जो है वो रूरल एरिया जी, 30% सिटी है। अच्छा, आपने इलेक्शन जीते भी हैं, इलेक्शन हारे भी हैं। एक मुझे जो बड़ी कोफ्त होती है बतौर शहरी इस्लामाबाद के रहायशी के, कि इस्लामाबाद के जो नुमाइंदगान हैं वो बाहर से आ जाते हैं। आपकी बात है, आप तो मुकामी हैं, मसलन जावेद हाशमी साहब आए आपके हल्के में थे, फिर असद उमर आ गया, ये क्या रिवायत है वैसे आप, और वो जीत फिर आके जीत भी जाते हैं, ये किस तरह होता है, ज़रा इसकी साइंस समझाए ना मुझे। इसमें एक तो वजह यह है जी कि इस्लामाबाद क्योंकि कैपिटल है और इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ राइश पज़ीर हैं, तो इस वजह से हम तो इसको पहले कहते हैं कि सिटी ऑफ स्ट्रेंजर पहले कहते थे इसको। ठीक है। क्योंकि ये आप देखेंगे ईद के दिनों में या हॉलीडेज के दिनों में इस्लामाबाद खाली हो जाता था। शहरी खाली होता, देही नहीं खाली होता। नहीं, मैं वही शहर की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से हमें से हर आदमी कोशिश करता है यहाँ पे इस्लामाबाद में, क्यों कैपिटल भी है, इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता है। कुछ ये है कि मैं अगर पिछला इलेक्शन हारा हूँ तो उसमें मेन वजह ये जो आप इल्म में है कि सिटी में थोड़ा सा हम वैसे कमज़ोर भी थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रूरल एरिया में भी बहुत रंजने की गई। और पोलिंग स्टेशन में मैं खुद गया हूँ, और यकीन करें एक पोलिंग स्टेशन में मुझे पता चला कि मेरे एजेंट बाहर निकाल दिए, मैं खुद गया तो मुझे अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। मैं कि मेरी चीज़ें अंदर पड़ी हैं, मैं ऑनर हूँ उनका, तो मैंने तो जाना है अंदर, लेकिन इसके बावजूद
उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने तो दिया। पार्टी का निज़ाम ऐसे ठीक था, पोलिंग एजेंट आपके तगड़े थे, आप जिस तरीके से इलेक्शन करवाते हैं वो ठीक था आपका, लेकिन आखिर में आके आप कह रहे हैं कि डंडी मार देंगे। डंडी इस तरह मारी कि मेरे पोलिंग एजेंट दूसरे कमरे में बंद कर दिए, इवन कि लेडीज़ भी बंद कर दिए गए दूसरे कमरे में। जहाँ बॉक्स थे वो उसमें मेरा कोई एजेंट नहीं था। मैं अल्टीमेटली अंदर चला गया, जोर दे के बहुत सारा क्राउड मेरे साथ आ गया था, गए थे अंदर, लेकिन वहाँ मेरा एजेंट कोई नहीं था। ज़रा जब बड़ा प्रोजेक्ट इमरान प्रोजेक्ट चलाना तो ये तो होता है, लेकिन इस मरतबा आपके ख्याल में बाहर वालों की गुंजाइश बनती नहीं है यहाँ पे, या इस मरतबा भी जो गुस्सा है जो लोग कहते हैं जी कि तो बाहर वालों की गुंजाइश बन सकती? मैं समझता हूँ जी कि अभी जो मेरे लोगों ने सफ़र किया है लास्ट 5-10 साल से, अब लोग मेरे तैयार नहीं हैं किसी बाहर के बंदे को वोट देने के लिए। मेरे इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई बेसिक काम लोगों का 10 साल से नहीं हुआ, और लोग अब चाहते हैं कि जो हमने गलती की है उसका अजाला करूं, और लोग भरपूर तरीके से मेरे साथ भी हैं और मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ भी हैं। अच्छा, आपका रियल इस्टेट का बिजनेस है? जी। रियल इस्टेट जो है वो हर जगह पे है, मीडिया के अंदर भी है, पॉलिटिक्स के अंदर भी है। इस्लामाबाद को जब हम फैलते हुए देखते हैं तो वो परेशानी भी हमें होती है कि यार मतलब हर तरफ हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। अब आप कहेंगे कि अब ये मेरे बिज़नेस की तरफ आ रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक्सपेंशन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा, तो कैसे मैनेज करेंगे? जरा इस्लामाबाद का नक्शा तो खींचे अपने हल्के के हवाले से, आप क्या करेंगे? एक तो ये जिस मेरा तो मोस्टली सेक्टर एरिया है, ठीक, और वो CDA ही सेक्टर बनाता है जो भी बनाता है। ठीक। हाँ, वैसे जो हाज पाँच छोटी छोटी आबादियाँ बनती हैं उनसे हम भी परेशान होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक जगह आबादियत को तो तमाम फैसिलिटी दी जा सकती हैं, लेकिन दूर दूर आबादियाँ हों तो गैस भी चाहिए, पानी। जब वोट लेने के लिए जाते हैं तो लोग सारे डिमांडें करते हैं कि हमें आप गैस दें, हमें पानी दें, बिजली दें, तो वो पूरे खर्चात तुम्हारे जो काबिल बर्दाश्त हो जाते हैं, सरकार हमें जो फ़ंड देती है। तो ये भी मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह UK में देखते हैं आप कि बिल्कुल एक परमिशन के मुताबिक आबादियाँ बनती हैं और उसमें तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसी तरह इस्लामाबाद ही नो डाउट के जो सेक्टर एरिया है इसका ऐसी सिस्टम के साथ डेवलप होता है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से इस्लामाबाद में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ ना ही कोई एक्शन कर रही हैं और ना ही कोई नए सेक्टर डेवलप किए हैं। ठीक। आप देखें अभी जो सेक्टर डेवलप हो रहे हैं और वो 85 से अवार्ड हो चुके हैं, अभी तक भी CDA वो डेवलप नहीं कर सके। आपने कहा कि वोटर बिजली मांगता है, गैस मांगता है, पानी मांगता है, तो वो जो बंदा जो बैठा हुआ होगा चनियोट के अंदर या किसी और जगह के ऊपर, वो कह रहा होगा मैं भी यही मांगता है। उन लोगों का ख्याल है कि इस्लामाबाद के अंदर तो लोग बड़े खुश बैठे हुए हैं, तो आपका वोटर जो है आपसे क्या मांगता है? जब तरजीहात में बताया ना, जब आप जाते हैं तो वोटर क्या मांगता है आपसे? सबसे पहली चीज़ वोटर मांगता है जी रोज़गार, कहते हैं जी हमें नौकरी चाहिए। ठीक। और दूसरी जो है फिर ये डेवलपमेंट के काम है, गलियां चाहिए, पानी चाहिए, सीवरेज चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए, सारा कुछ ही चाहिए। ये नहीं तो फिर हमने दिया क्या? बेसिक ज़रूरत है, नहीं बेसिक ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट अल्लाह ताला ने मौका दिया हमारी पार्टी को, तो मेरा भी ये है कि मेरे इस्लामाबाद में स्कूल और हॉस्पिटल, ये मेडिकल फैसिलिटी लोगों को ज़रूर चाहिए, क्योंकि मेरे पूरे इस इस्लामाबाद में एक टिम्स है जो कश्मीर में सबको फीड करता है, और जिस वक्त भी जाएँ जिन बंदों की तनख्वाहें नहीं मिलती, देखें पिम्स वालों को तनख्वाहें नहीं मिलती। आप अंदाज़ा करें, लोग दोबारा हैरान होंगे कि हॉस्पिटल है पिम्स, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, कोई शक नहीं, और वहाँ पे पैसों की कमी की वजह से ख़तरा ये कि कहीं बंद ही ना हो जाए, तो ये मामला तो तय करने होंगे ना आप। बिल्कुल जी, ये बेसिक हैं जी, ये बेसिक हैं। लोगों को हेल्थ और एजुकेशन, अगर आपने अपने माशरे को संवारना है, अगर आपने आगे निकलना है, तो फिर ये लोगों को देना ही है। और ट्रैफिक, ये सब कुछ कर सकोगे नहीं? ट्रैफिक तो बहुत, मैं तो फिर ये तारीफ़ करूँगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कि जिन्होंने इस्लामाबाद में जो पिछले 15 महीने में फोकस किया है कि काफ़ी जो GT रोड पे आप जा ही नहीं सकते थे, अब लोग मरगला एवेन्यू की वजह से और IG प्रिंसिपल रोड की वजह से काफ़ी हद तक मसले हल हो गए हैं। इस्लामाबाद का इशू नंबर 1 क्या है आपकी नज़र में? इशू नंबर 1 बहुत सारे होंगे, लेकिन इशू नंबर 1 आपकी नज़र? अभी जो बेसिक इशू मैं समझता हूँ लोगों का पानी है। अभी हम सेक्टर में जाते हैं, पानी नहीं है, जिस जगह भी जाते हैं पानी की कमी है, तो उसके लिए हमने बंदोबस्त करना है। वाटर इशू नंबर 1। और दूसरा अगर मैं ये कहूँ तो हेल्थ हॉस्पिटल एक है पूरे इस्लामाबाद में, और जिसमें कश्मीर में सारे लोग आते हैं, और उसमें अभी जाएँ तो इमरजेंसी में भी बेड नहीं होगा, और लोग घास पे बैठे हुए हैं, लगता है बाजार बना हुआ है। बाजार बनना है, वो ये बेसिक इशू है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, दिस इज रियली गुड, थैंक यू।
आइए अब चलते हैं एक आज़ाद उम्मीदवार की तरफ। आज़ाद वो नहीं थे, पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर उन्होंने बराजमानी की काफ़ी अर्सा और उनके टिकट के ऊपर वो सामने आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के स्पोक्स पर्सन रहे, फिर पीपल्स पार्टी को भी छोड़ दिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी छोड़ दिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब अपने डेरे पर मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस मरतबा उनका मुकाबला कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत वक्त निकाला। तो आपका पक्का इरादा है अब आपने एक सीट से लड़े, 2 सीटों से लड़े? अभी मेरा इरादा तो ये बन रहा है कि मैं 2 सीटों से इस्लामाबाद की लड़ूँ, ठीक है इंशाल्लाह। एक सीट से पिछली दफ़ा जहाँ से मेरे चचा ने कंटेस्ट किया था, मैंने 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, तो वहाँ से हम दूसरे नंबर पर आए थे ऑन पीपल्स पार्टी टिकट, और मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे आई थी। तो हमने देखे हैं तो और जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। वहाँ पर भी मैं समझता हूँ एक गुंजाइश मौजूद है, तो आई माइट ट्राई माई लक इन बोथ दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज। पार्टी की प्लेटफॉर्म के बगैर है इस वक्त? बिल्कुल, पार्टी के फ्लैग के बगैर है, पार्टी के नारे के बगैर है। ये लाइबिलिटी है या एसेट है? इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें किसी भी पार्टी का जो बैनर है, किसी भी पार्टी का जो फ्लैग है, वो मेरे ख्याल से एक लाइबिलिटी है। सारी सियासी जमातें पिछले 3 सालों में 4 सालों में हुकूमत में रही हैं। नेम अ पार्टी इन पाकिस्तान, और वो आपको नज़र आएगा कि पिछले 3 सालों में हुकूमत में थे। उन सारों के अपने मसाइल तो ख़त्म हो गए। किसी के ऊपर अगर केसेस थे तो वो ख़त्म हो गए, किसी के अकाउंट्स फ्रीज थे तो वो डी फ्रीज हो गए, लेकिन लोगों के मसाइल तो अपनी जगह पे। इलेक्शन है लोकल ऑडियंस का, दुरुस्त, एज दे से ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। तो आपका लोकल ऑडियंस को किस तरह एंगेज करेंगे? मतलब क्या एजेंडा क्या है आपका लोकल ऑडियंस के लिए? देखें तलत भाई, एक तो इस्लामाबाद जैसे दूर से नज़र आता है ना, उस तरह है नहीं। मैं प्रोग्राम में बार बार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख ज़ाहिरी शक्ल से ना जाना कि ये जो आपको कुछ प्लान्ड सेक्टर्स नज़र आते हैं, इनके बाहर भी एक दुनिया है। और जो हमारी दही आबादी है, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द सैकड़ों छोटी दही आबादियाँ फैली हुई हैं। आप मारगला के पहाड़ियों से लोग पीर सुहावा जाते हैं, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना है, इस्लामाबाद का खूबसूरत व्यू है, वहाँ पर खाना खाया और इन्जॉय किया, वापस आ गए। उसके पीछे भी 3-4 गाँव हैं, कोकीना है, तलाड़ है। तो कहने का मकसद ये है कि इस प्लान्ड शहर के अंदर भी और इससे बाहर भी जो दही आबादी है, उनके बहुत मसाइल हैं। और उन मसाइल में जो सर फहरिस्त जो यहाँ पर जिस तरह बाकी पूरे मुल्क में हो रहा है कि हमारा जो तालीम है, सेहत का जो निज़ाम है, वो सारा का सारा क्रम्बल कर चुका है। फिर उसके अलावा पानी का मसला है। आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस्लामाबाद की जितनी ये बाहर आबादियाँ हैं, इन सब में पानी अवेलेबल नहीं है। लोग किसी को बोर कराना पड़ता है, किसी को क्या करना पड़ता है, और कोई प्लानिंग वहाँ पे नहीं है, सैनिटेशन वहाँ पर नहीं है। ये बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो ऐसा लगता है कि जी हर चीज़ बड़ी ठीक है, यहाँ पे तो लोगों के मसाइल ही नहीं होंगे। सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ मौजूद नहीं हैं, और इस सब की सबसे मेरे नज़दीक जो बड़ी वजह है वो यहाँ पे एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना हो। बिल्कुल ठीक। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना होने की वजह से जो सारा प्रेशर है वो फिर रिप्रेजेंटेटिव्स पे आ जाता है। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, इफेक्टिव एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, तो लोगों के जो ये मसाइल हैं वो उनकी दहलीज पे हल हो। लेकिन इस शहर को स्ट्रक्चरली ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा काबू करके रखा हुआ है कि वो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं होने देते। तो ये हमारा, मेरे ख्याल से अगर स्ट्रक्चरली हम देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे नज़दीक ये होगा कि इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो, यहाँ पर जो लोगों की इक़्तिदार के अंदर शराकतदारी हो, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके चुंगल से लोग आज़ाद हों और अपने चेयरमैन और अपने काउंसलर को जवाबदेह ठहराएं। तो आप एम्पावर्ड मेयर्स के हक में है कि एब्सोल्युटली तगड़ा मेयर होना चाहिए? तलत भाई, इंडिया में दिल्ली प्रोविंस है, वहाँ पर इस हद तक, और हमारे यहाँ आप देख लें कि इस्लामाबाद में जो MNAs इलेक्ट होते आए हैं या हो जाते हैं, वो उस तरीके से डील ही नहीं कर पाते, क्योंकि सारा का सारा जो कंट्रोल है वो CDA के पास है, चीफ कमिश्नर के पास है, फिर प्राइम मिनिस्टर है ऊपर, बाकी दीगर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। तो उन MNAs को अपनी एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, और वो कई स्ट्रगल में कामयाब होते हैं, कई नहीं होते हैं। तो हमें वो स्ट्रक्चरली एड्रेस करके इन चीज़ों को तोड़ना है, लोगों को इस चुंगल से आज़ाद कराना है। आपका कंपेटिटर कौन है? मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की तरफ लोगों का रुझान कम है। ठीक। 16 महीने की जो हुकूमत रही है उसका इतना बड़ा बोझ है कि वो लोगों के सामने जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर उस तरीके से एग्जिस्ट करती नहीं है। आप पिछले सारे रिजल्ट्स उठा के देखें कि सिवाय मेरे हल्के के
कहीं पे कोई 2000 वोट ले रहा है, कहीं 500 ले रहा है, कभी 2500 ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब जो कंपेटिटर है वो अगर फील्ड में रहते हैं तो वो पीटीआई होगी, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा कि उनके तो सारे कैंडिडेट्स भी चले गए। जी हाँ, जी हाँ। तो नए कैंडिडेट्स के बारे में पता नहीं है, कोई बाहर के लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इस वक्त एक बिल्कुल एब्सोल्यूट कंफ्यूजन का शिकार है कि उन्होंने करना क्या है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का कह दिया है, लेकिन विदाउट एन इलेक्शन सिंबल और नए लोग जो इस पॉलिटिकल एक्सरसाइज से ना गुजरे हों, ये बहुत बड़ी इलेक्शन एक्सरसाइज होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो को इतना उसको तरीके से मैनेज कर सकेंगे, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि पीटीआई के साथ वोट भी अभी है। क्विकली अगर बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड में पूछ पाऊँ तो लोग ये भी कहेंगे जी कि कल एक बंदा है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म तो लड़ रहा है, जित भी गया तो साढ़े काम किस तरह होंगे। जिसके पीछे अवाम की ताकत हो ना, ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। आपको 60-70 हज़ार आदमी ने वोट दिया हो और फिर कोई सरकारी अफसर आपसे हिल के तो दिखाए। उस हाउस के अंदर जहाँ पर सारी गुफ्तगू जो हुक्मरान तबका है उनकी आपस की गुफ्तगू है, वहाँ पर अवाम की गुफ्तगू नहीं है। मैं तो वहाँ पर अवाम की आवाज़ बनकर पहुँचना चाहता हूँ। वहाँ पर ये गुफ्तगू तो करनी ही करनी है और लोगों की गुफ्तगू करनी है, प्रो पीपल गुफ्तगू करनी है। सिर्फ यही नहीं कि अगर एक एक्सटेंशन का कानून आ जाए तो सब सलूट मार के 12 मिनट में उसको पास कर दें। इस 25 करोड़ लोगों का भी हक है, उनके हक में भी कवानीन इसी तरह पास होने चाहिए। 12 मिनट में अगर आपने वो कानून पास किया है तो लोगों के हक में जो कवानीन है वो 5 मिनट में होने चाहिए। तो ये इन इश्यूज़ को एड्रेस करने का जो तरीक़ाकार है उस पर हम आज तक इस शहर को आज़ाद नहीं करा सके ब्यूरोक्रेसी से। तो ये हमारे मसाइल हैं और इनको 60-70 हज़ार आदमी के आपने वोट लेकर आप उस हाउस में पहुँचे हो, फिर आप ये शहर चला के दिखाएं ज़रा। गुड वन। अभी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने जिक्र किया लोकल बॉडीज़ का, तो हमारे पास उस्मान खान मौजूद है, नुमाइंदा ख़ुसूसी समा टीवी इस्लामाबाद के जो लोकल बॉडीज़ हैं सियासत के अलावा कवर करते हैं। उस्मान बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की मुकामी लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कब से नहीं है? ये जो मुकामी तौर पर लोगों के मसाइल हल करने का ज़रिया है वो बात कब से मुहैया नहीं है? तल साहब ये बड़ा अहम मामला है और चूँकि कैपिटल है, फेडरल कैपिटल, और यहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स देखें जो मुकामी हैं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इदारे जो हैं, एक सीडीए का इदारा है वो चला रहा है, एक एमसीआई बना दी थी। और इलेक्शन का जो मामला है बल्दियाती इलेक्शन का, ये नवाज़ शरीफ साहब को ख्याल आता है 98 में भी उन्होंने करवा दिए थे, 2015 में भी करवाए। उसके बाद जब शेख अंसर अजीज़ का टेन्योर ख़त्म हुई है उसके बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कानून बन रहे हैं, कानून आ रहे हैं, अदालतों में मामला चला गया। एक जो 2015 वाला जो ऑर्डिनेंस था उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए गए। फिर जब 16 महीने की जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक स्टेप लिया और उसमें अमेंडमेंट की, और अमेंडमेंट ये की कि 125 एक तो यूसी होंगी, और उसके बाद दूसरा ये होगा कि जो मेयर होगा वो डायरेक्ट इलेक्ट होगा, यानी जो आम वोटर जो है वो जो अपने काउंसलर को वोट दे रहा होगा वो मेयर को भी देगा। तो उसमें फिर अगेन पीटीआई चली गई थी कोर्ट में और वो उड़ा दिया गया, कोर्ट से फारिग हो गया वो। अब जब भी इलेक्शन होंगे यहाँ पे तो वो दोबारा 2015 वाले जो कानून एक बना हुआ है उसके मुताबिक ही होने हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जब शेख अंसर अजीज़ थे कहा जाता था कि फादर ऑफ द सिटी हैं, लेकिन वो पता नहीं कैसे थे कि ना उनको कोई पूछता था, ना उनके पास कोई इख्तियार था। स्टेप फादर भी होते हैं, स्टेप फादर भी होते हैं। वो इस्लामाबाद में 2017 ऑनवर्ड्स जी बिल्कुल ऐसी है। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके पास मुकामी हुकूमतें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। और एमसीआई जो बनाई गई थी उसमें हुआ ये था कि जब कानून बनाया जा रहा था तो उसमें इन्होंने ये किया कि जी एम्पावर करें एमसीआई को, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात दें और जो आवाम से रिलेटेड शोबे हैं सीडीए के वो उन तक जाएं। लेकिन आपको पता है ये मूव्स और ब्यूरोक्रेसी जो है इस्लामाबाद की और सीडीए की, तमाम जो निज़ाम है जो दुनिया को इतना इम्प्रेस करता है, इस्लामाबाद का दूर से इम्प्रेस करता है, अंदर के हालात हमने बताए हैं अभी, ये कौन चला रहा है फिर? ये इंतज़ामिया, ये गाड़ियाँ, ये ट्रैफिक, ये डेवलपमेंट, ये दरख्त। अफसोस ये है कि वज़ीर आज़म जो है डायरेक्ट इस शहर को देखते हैं और इसलिए कोई अवामी नुमाइंदा, कोई पॉलिटिशियन इधर देखने की भी ज़रूरत नहीं करता कि बड़े साहब नाराज़ ना हो जाए। तो वही ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चल रहा है। चेयरमैन सीडीए हमने देखा कि हर आने वाले वज़ीर आज़म के ब्लू आइड होते हैं, वो कोई भी हो, तो वो उनके ज़रिए चलाया जा रहा है। और जो उन्होंने करवाना होता है, जैसे बनी गाला पिछले दौर में एक बड़ा काम हुआ कि बनी गाला का घर जो है रेगुलराइज करवाना था, तो वो चेयरमैन सीडीए से काम लिया गया। आम आदमी का, आपका, मेरा मसला वहीं पड़ा हुआ है, वही फाइलें दबी हुई हैं। अगर किसी ने आम आदमी का काम करना है तो उनके साथ डील कर ले, उनकी बात मान ले, तो फिर वो आम आदमी का काम हो सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं और वो किसके होते हैं वो भी आपको पता है कि बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं। आम आदमी का ना पानी, ना बिजली, ना गैस, ना इशूज़ जो है। आपने बनी गाला का जिक्र किया तो मैंने बनी गाला जाके आज एक पीस जो है फिल्म किया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं इमरान खान के उस घर पे
जहाँ बहुत सी सियासत जहाँ से निकली और जो इमरान खान के चाहने वालों के लिए एक आस्थाने का दर्जा रखता था, वहाँ पर खड़े होकर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो घर अब किस हालत में है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स कौन से होंगे। अभी तक तो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स आपको नदारद नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जगह से जहाँ पे खड़ा हूँ, जो इमरान खान की बनी गला की रेजिडेंस है, यहाँ से बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं। ये भी फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं कि किन कैंडिडेट्स को इस्लामाबाद से लड़वाना है। तो जब जावेद हाशमी को मुल्तान से यहाँ पर लड़वाया गया और वो सीट जीत गए, जब असद उमर को कराची से उठा के यहाँ पे लाया गया, अपने मोहल्ले में यूनियन काउंसिल नहीं जीत सकते, इस्लामाबाद से जितवाया गया, तो ये बड़े फ़ैसले थे। अली अवान को चांस दिया गया, खुर्रम नवाज़ को चांस दिया गया, इमरान खान ख़ुद यहाँ से लड़े। अब सितम ज़रीफ़ी ये हालात की कि इमरान खान के अलावा बाकी जितने लोग हैं जिनको इस्लामाबाद से मुकामियों को लड़वाया गया या बाहर से लाया गया, सब के सब छोड़ के जा चुके हैं। असद उमर ने जिस तरीके से छोड़ा वो भी आपके सामने है। खुर्रम नवाज़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी आपके सामने है। अली अवान की जो हालत ज़ाहिर है वो भी आपके सामने है। जावेद हाशमी तो बहुत अरसा पहले यहाँ से छोड़ के चले गए और इमरान खान ख़ुद अडयाला के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर उनको अब कैंडिडेट्स की तलाश नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि उनको एक्सरसाइज के डंबल्स दिए जाएँ ताकि उनके जो बाजू के मसल्स हैं वो किसी न किसी तरीके से ताकतवर रहें। उनके बाजू के मसल्स तो ताकतवर और तवाना रह सकते हैं, वो पुशअप्स भी लगा सकते हैं, हो सकता है उनको डंबल्स भी मिल जाए, क्योंकि ये सहूलियात आम कैदियों को तो मैसर नहीं है। लेकिन इमरान खान ख़ास कैदी हैं। ये जो जगह जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इमरान खान का एक आस्ताना था, ये उनकी गद्दी थी, ये उनका तख्ते ताऊस था। यहाँ पर जब वो आए, इस ज़मीन को ख़रीदा, 300 के करीब कनाल पर मबनी इलाके पर मबनी ये ज़मीन है। इसमें बहुत सारा हिस्सा शामिलात का भी था। वो एक इज्तमाही ज़मीन होती है जो कम्युनिटी के मफाद के लिए इस्तेमाल होती है और यहाँ के मुकामी में बताते हैं कि शामिलात भी इमरान खान के आस्थाने के अंदर शामिल कर दी गई। आपको जान के हैरानी होगी कि देही इलाकों के अंदर ये वाहिद घर है जिसको बाकायदा CDA ने रेगुलराइज़ किया हुआ है कि ये एक बाकायदा प्रॉपर्टी है, वरना CDA के रूल्स के मुताबिक देही इलाकों में जो घर को रेगुलराइज़ करने का तस्वर है वो मौजूद नहीं है। लेकिन चूँकि इमरान खान ख़ास थे, इमरान प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, तो सब कुछ उनके हाथों से ऐसे ही होता था कि जैसे पानी निकलता है समंदर में से। जब इमरान खान ने ज़मीन ख़रीद ली तो 1.25 लाख रुपए पर कनाल हो गई, फिर 2 लाख रुपए पर कनाल हो गई। इस वक्त इस ज़मीन की कीमत जो है कनालों के हिसाब से अगर लगाएं तो आपको 1.5 करोड़ रुपए पर कनाल भी यहाँ पर नहीं मिलती। ये 300 कनाल पर मबनी जगह है और आप इसका अरिथमेटिक ख़ुद ही लगा लें कि इस वक्त इसकी मालियत क्या है। मालियत के अलावा इमरान खान ने इस जगह को खूब इस्तेमाल भी किया। इस जगह पर उन्होंने दंड बैठकें भी लगाईं, इस जगह पर उन्होंने फ़ॉरेन विजिटर्स को होस्ट भी किया। इस जगह को लेने में उनकी पहली बेगम का हिस्सा है। कभी वो कहते हैं कि बेगम ने मुझे पैसे दिए, बेनामी हुई, फिर उसके बाद मैंने बेगम को फ्लैट के पैसे दे के वापस कर दिया, डाइवोर्स सेटलमेंट का हिस्सा था। एक बहुत 4-5 किस्म के बयानियों से बुनत की हुई इस जगह की बुनियाद है। फिर दूसरी बेगम उनकी रहम खान भी यहाँ पर आए, फिर तीसरी बेगम उनकी बुशरा बेगम जो हैं वो भी यहाँ पर आए। फिर बुशरा बेगम ने इस इलाके के ऊपर एक मसनूई रूहानियत तारी करने की कोशिश की। यहाँ पर जब इमरान खान जाते होते थे दरख्तों के ऊपर आपको रंग बिरंग के जो है कभी रिबन नज़र आते थे, कभी यहाँ पर आपको बताया जाता था कि बड़े तादाद में मुर्गियों की कुर्बानी दी जाती है, कभी बकरों की कुर्बानी दी जाती है। यहाँ पर उन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्पिरिचुअल हब क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो करामत साबित नहीं हुई। इसी घर के अंदर से इमरान खान को बतौर प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रूम किया गया। यहाँ पर आर्मी चीफ्स के नुमाइंदे आते रहे, यहाँ पर ISI के नुमाइंदगान आते रहे। इस घर के अंदर एक जो महाफिल लगा करती थी वो सिर्फ सियासी महाफिल नहीं थी, और अब जो नया मवाद सामने आया है उससे आपको पता चलता होगा कि इस घर के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। इस घर से धरने निकले हैं, इस घर से नारे निकले हैं, इस घर से फसाद के प्लान निकले हैं, इस घर से इमरान खान को लॉन्च किया गया है। ये घर बुनियादी तौर पर एक डिज़नी लैंड की नुमाइंदगी करता होता था, जिसके अंदर हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता था और इमरान खान उसका महवर थे। इस वक्त ये घर मुकम्मल तौर पर भूत बंगला बना हुआ है। इमरान खान जेल में है, बेगम उनकी जो है वो केसेस भुगतती फिर रही है और इस किस्म के नारों से उसका वास्ता है।
बच्चे उनके बाहर चले गए हैं, जो उनके वैसे कानूनी बच्चे हैं, उनके जो हकीकी वालिद हैं मानिका साहब, उन्होंने मुकदमा कायम किया हुआ है इनके ऊपर नाजायज़ ताल्लुकात का शादी से पहले। तो इमरान खान का ये घर जो सियासी महवर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुकम्मल तौर पर एक अबेंडेंड शक्ल इस वक्त आपको दे रहा है। और ये अबेंडेंड शक्ल जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की चुनाव के ऊपर एक बहुत बड़ा साया है। कोई शख्स मौजूद नहीं है जो रहनुमाई कर सके। कोई टिकट देने वाला अगर है तो वो डरता फिर रहा है, टिकट लेने वाला है वो डरता फिर रहा है। इस्लामाबाद के अंदर से वोटर की सपोर्ट जितनी भी हो वो तो खैर मैयर होगी इंतखाबात के अंदर, लेकिन उनके साथ राब्ते रखने का तमाम ज़रिया मुनक़ता हो चुका है। इस्लामाबाद में इमरान खान का आस्ताना अब आपको एक बहुत ही खौफनाक मंजर देता है। ये वो जगह है जहाँ से इमरान खान का गरूर इमरान खान के हेलीकॉप्टर से बड़ी उड़ान किया करता था, और ये वो जगह है जहाँ पर अब आपको चंद एक जानवर घूमते हुए नज़र आते हैं, कुछ गार्ड्स मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पर अबेंडेंड है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने वालों की हालत इस बूथ बंगले से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। अभी बहुत सारी जमातों ने और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, इसके अलावा जमात इस्लामी, इनमें कैंडिडेट्स अभी चुनने हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद के जिस किस्म के मसाइल हैं और जिस किस्म के हालात से इस्लामाबाद गुजरा है पिछले 5 साल में, इस मरतबा इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इस मरतबा इस्लामाबाद के मुकीम जागे हुए हैं और उनको पता है कि पिछले कई सालों से उनके साथ क्या क्या होता रहा है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।